नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे Q&A एपिसोड में। और आज हमारी नई सीरीज शुरू होने जा रही है और हमारी सीरीज है मार्केटिंग के ऊपर। मैंने एक एपिसोड शूट किया था जो ललित सर के साथ था, जो ABM के ऊपर था, उसको ही आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। उसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। अमृता मैम हमें बताएंगी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे उस चीज को यूज में लाया जा सकता है, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग कैसे बूम लेके आ सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे आज की गेस्ट हैं डॉक्टर अमृता शर्मा, वो हमें बताएंगी कि ABM क्या होता है, ICP क्या होता है और बहुत सी टर्म्स हैं वो उसको एक्सप्लेन करेंगी और आपके लिए बहुत सारी यूजफुल नॉलेज शेयर करेंगी। तो इसी को कंटिन्यू रखते हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। तो चलिए मेरे साथ फटाफट से शुरू करते हैं। कॉफी का मग हाथ में ले लीजिए, सर्दी बढ़ चुकी है। और हाँ, हेडफोन जरूर लगा लीजिए। स्वागत है अमृता मैम फिर से आपका, और आज हमारे Q&A एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हम बुक के ऊपर पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मिले थे। राइट। और तो दोस्तों हमारे साथ फिर से एक बार है डॉक्टर अमृता शर्मा। हाय। तो जैसा कि आपको पता होगा ये क्या काम करते हैं, ये आपने बुक वाले पॉडकास्ट में देखा होगा, फिर भी आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें अपने बारे में, डॉक्टर अमृता शर्मा के बारे में, तो प्लीज। Hi, so I'm Dr. Amrita Sharma, as Triveni sir has introduced me to. I'm working as a business analyst at here Contact Hub Solutions Private Limited, and here I'm overseeing marketing department. Here when I came here, so that was the first time when I got to know about account-based marketing, ABM. So let's discuss about it. Let's see what Triveni sir has to ask us. ओके मैम, जैसे कि आपने बता ही दिया अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था कि अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये क्लियर करें कि आप अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग क्या चीज़ है। लोगों को ABM हर जगह मतलब जो अदर लोग हैं वो ABM के बारे में इतना पता नहीं है। तो आप ABM क्या है, या ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग होती है उससे अलग है, या वो ही है, क्या चीज़ है ABM, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें लेमन लैंग्वेज में। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने पूछा कि क्या है अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसी है, तो मैं ये बता दूं कि अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ओके। और ये एक्चुअली B2B के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ओके। B2B जैसा कि आप समझते हैं बिजनेस टू बिजनेस के लिए, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, जो कि लेमन प्रोडक्ट्स जो भी आपके रोजमर्रा की चीजें वो B2C प्रोडक्ट्स आती हैं। और B2B में जो बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन में हैं तो आप अपना माल बिल्डर्स को सेल करना चाह रहे हैं, तो वो आप एक परफेक्ट B2B एग्जाम्पल। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, आप सभी लोगों के लिए एड्स रन करते हैं, सभी लोगों को एड्स दिखाते हैं, जो कि B2C के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये B2B भी इसी तरीके से रिएक्ट करने लगा और उन्होंने भी यही पैटर्न को फॉलो करना चालू किया। उससे क्या होता है, B2B का बहुत सारा B2B बिजनेसेस ये स्ट्रैटेजी अप्रूव यूज करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, और उससे उनका बिजनेस में रेवेन्यू नहीं आ पाता, क्योंकि वो मास टारगेटिंग कर रहे हैं। उसमें से मतलब वो सबको ही एड्स दिखा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट सिर्फ राजस्थान में सेल करना चाह रहे हो, लेकिन है ना अदर स्टेट्स में भी उनके एड्स रन हो रहे हैं। तो मतलब ये एक तरीके से हार्मोनाइज नहीं होता है। तो ABM करता है एक तरीके से, पहले वो अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है कि अगर आप B2B बिजनेस में हैं
सपोज कीजिए अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं अपना प्रोडक्ट स्पेसिफिकली बिल्डर्स को बेचना चाहती हूँ, तो फिर मुझे मेरे लोकेशन में, अगर मैं पूरे जयपुर में सेल करना चाहती हूँ, तो मैं जयपुर के बिल्डर्स को आइडेंटिफाई करूँ और उनको एड्स दिखाऊं, उन्हीं को सेल्स के लिए अप्रोच करूं। तो ये एक तरीके से इस पे काम करता है। एक स्ट्रेटेजी हो गई। एक स्ट्रेटेजी हो गई जो कि पहले आइडेंटिफाई करता है उनके कस्टमर्स को, फिर उस पे अप्रोच के लिए काम करता है। उस पे अब हम आगे और डीप में बात करेंगे। ओके मैम, आपने बताया B2B के लिए मोस्ट प्रेफरेबल है अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। लाइक अब आपने बोला कि हम सबको ऐड दिखाते हैं, तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जिंदल का ऐड आता है, आई थिंक मैं जिंदल या कोई भी है जो ब्रांड है B2B, TMT का अपन ले लेते हैं, या कजारिया, ये सब ब्रांड हैं। तो एक्चुअली में क्या है, मेरे को ये नाम याद क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐड दिखाए हैं, तो मेरे को ये नाम याद है, लोगों के नाम पे ब्रांड याद है। तो इसमें उनका फायदा तो हो ही रहा है ना, वो सबको ऐड दिखा रहे हैं, तो फायदा तो हो ही रहा है ना, लोगों को ब्रांड नेम्स याद हो रहे हैं। तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो गलत कैसे, वो थोड़ा सही कैसे नहीं, उनका रिवेन्यू कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि इनके ब्रांड्स के नाम तो लोगों को याद हो रहे हैं, तो कैसे रिवेन्यू नहीं हो रहा है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ABM में और क्या फायदा हो सकता है। जी, तो जैसा सर आपने पूछा कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं, जो हमको नेम्स रजिस्टर हो चुके हैं हमारे माइंड में कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा जिंदल है, कजारिया है, या एशियन पेंट्स हैं, हैवेल्स है, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो आप एक चीज ये देखोगे कि ये सब ओवरनाइट ही आपको नहीं हो गए, क्योंकि इन्होंने बरसों इस चीज पे मेहनत की है। फिर इन्होंने टीवी पे कमर्शियल्स अपने दिए हैं, न्यूज़पेपर कमर्शियल्स अपने यूज किए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स रेडियो पे भी कमर्शियल्स यूज करते हैं, जो कि एक तरीके से आम आदमी को वो नाम रजिस्टर हो जाते हैं, मतलब वो उनको याद रहते हैं वो नाम। तो वो ये एक तरीके से अगेन B2C अप्रोच हो गई। तो अगर आप B2C पे काम कर रहे हो, अगर आपका कस्टमर B2C है, तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। लेकिन लेट मी टेल यू कि ये क्यों नहीं कर सकते और ब्रांड्स, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि अभी नए हैं, बिगनिंग स्टेज में हैं, तो उन लोगों के पास अभी इतना सम ऑफ मनी नहीं है कि वो इतने कमर्शियल्स पे पैसा फेंक सके, क्योंकि टीवी कमर्शियल, न्यूज़पेपर कमर्शियल्स या डिजिटल मार्केटिंग में भी मास टारगेटिंग, ये बहुत ही कॉस्टली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, और इसमें जो छोटे ब्रांड्स हैं वो प्ले नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वो एक ऐड बना लेंगे और फिर उसको दिखाएंगे, लेकिन वो इतना रन ही नहीं हो पाता है कि वो एक नॉर्मल B2C कस्टमर को भी रजिस्टर हो। तो उससे क्या है, ना तो वो B2C कस्टमर्स तक रीच कर पाए, ना ही वो B2B तक रीच कर पाए। जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं बिलबोर्ड्स जो हैं, उन होर्डिंग्स जो हैं वो लगाते हैं, वो भी कोई सस्ता जरिया नहीं है, वो भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पे करना पड़ता है उनको, और फिर वो अगेन आपके B2C कस्टमर को ही टारगेट करता है। अब B2C के लिए ठीक है, लेकिन इस ऐसे छोटे मैन्युफैक्चरर B2C से फिर रेवेन्यू नहीं ला पाते, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है और एक आम आदमी भी घर अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर मैं सिर्फ जयपुर की ही बात करूं, तो फिर जयपुर में ही अभी अगर आप प्राइम लोकेशन पे जाओ तो आपके जमीन के रेट बहुत ज्यादा है, फिर उसमें आपको बनाने की कॉस्ट लगती है। तो एक जो आपका कस्टमर है वो भी कहीं ना कहीं फ्लैट्स पे शिफ्ट हो रहा है, उसकी मजबूरी है ये। उसकी प्रेफरेंस घर होगी, लेकिन उसकी मजबूरी है कि फ्लैट्स को प्रेफरेंस देना, बिकॉज दैट इज व्हाट ही कैन अफोर्ड। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मैन्युफैक्चरर्स को B2B पर भी फोकस करना चाहिए, सिर्फ B2C पर फोकस नहीं रहना चाहिए। उससे क्या वो ना B2C तक रीच कर पा रहे हैं, ना ही B2B में प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं। ABM इसमें हेल्प करेगा उनकी।
ठीक है मैम, आपने बताया जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो B2C की तरफ भी जा रहे हैं, तो वो B2C भी नहीं कर पा रहे हैं और B2B भी नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी हेल्प करेगी ABM स्ट्रेटेजी। और ये एक डिजिटल मार्केटिंग है एक तरह से, लाइक एक स्ट्रेटेजी है बस। बट इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा एक ओवरव्यू दें कि इसमें प्रोसेस क्या होता है, कि आपने जैसे बताया कि उनके बिल्डर्स को हम चूज करेंगे, फिर आगे कैसे और भी कुछ स्ट्रेटेजी होती होंगी, कुछ अलग होता होगा इसमें, लाइक हम क्या चीजें उसमें निकालते हैं, क्या चीजें करते हैं, ओवरव्यू दीजिए, पूरा स्ट्रेटेजी क्या है। तो सर मैं आपको इसकी प्रोसेस बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात ये बताना चाहूँगी कि अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा और ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। विदाउट डेटा एंड ऑटोमेशन ABM कांट बी सक्सेसफुल। ओके। तो वो सपोर्ट करने के लिए हम कॉन्टैक्ट हब है आपके पास, तो कॉन्टैक्ट हब डेटा और ऑटोमेशन दोनों है कॉन्टैक्ट हब के पास, और उसी वजह से वो ABM को सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अब मैं इसमें आगे आपको प्रोसेस बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो अपने कस्टमर्स को, यानी कि इसको हम टर्म होती है ICP या आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जी। इसको आप आइडियल अकाउंट प्रोफाइल भी कह सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे B2B की बात कर रहे हैं। तो आपका कस्टमर कौन है, आपका अकाउंट यानी कि आप कौन सी कंपनीज को टारगेट करना चाह रहे हैं। मतलब B2B भी करेंगे, अगर आप बिल्डर्स को टारगेट कर रहे हो तो बिल्डर्स में भी कौन से बिल्डर्स आपका टारगेट होना चाहिए, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि आप कितना टर्न्स में माल वो करना चाहते हो, आप कितना ROI अचीव करना चाहते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप ROI एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको उतने ही बड़े टारगेट्स रखने पड़ेंगे। यानी कि एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो अगर आपको बड़ा टारगेट वो करना है तो आपको मोटी मच्छी पकड़नी पड़ेगी। तो वो ABM जो है डेटा के थ्रू ये आइडेंटिफाई करता है, और उसमें कॉन्टैक्ट हब पूरा डेटा उस पर काम करती है, प्रोजेक्ट्स का डेटा लाती है रेरा से, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा लाती है, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका डेटा, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स हैं उन सब का डेटा कॉन्टैक्ट हब के पास है। उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग कौन है जिनको आप रीच कर सकते हो, ये आपकी सेकेंड स्टेप हो जाती है। यानी कि पहले आपने आइडेंटिफाई किए कि आपको कौन सी कंपनी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाह रहे हो तो आप क्या सड़क वाले प्रोजेक्ट्स लोगे या ब्रिजेस लोगे, तो इस तरीके से आप फाइंड करोगे कि आपका सेगमेंट कौन सा है। अगर आप बिल्डर्स में जा रहे हो तो आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आपका प्रोडक्ट काम करता है या कमर्शियल में काम करता है, उसमें भी आपका प्रोजेक्ट साइज आप कितना अज्यूम कर रहे हो। तो क्योंकि अगर आपको बड़े तक रीच करना है तो फिर आपको और मेहनत करनी होगी। फिर हम फाइंड करते हैं कि उन कंपनीज में आपके कनेक्शन के लिए लोग कौन से हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट अप्रूवल में, डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प करेगा। तो वो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड आपके डिसीजन मेकर हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं, हेड पोजीशन में हैं, वो आपके परचेज से रिलेटेड हो सकते हैं, वो लीडरशिप में हो सकते हैं, आपके मैनेजमेंट में हो सकते हैं, फाइनेंस में हैं, अगर क्या वो फाइनेंस से रिलेटेड आपका पर्सन अप्रूव करेगा, या कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर या आर्किटेक्ट उस प्रोडक्ट को अप्रूव करता है। तो उन सबके कॉन्टैक्ट्स हम रखते हैं और फिर उनको हम एड्स के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं। अब ये एड्स भी पर्सनलाइज्ड एड्स होते हैं। अब अगेन पर्सनलाइज्ड एड्स एक टर्म है, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पर्सनलाइज्ड एड्स होता है कि मतलब कि एक सामने वाले की मेंटालिटी, उसके पेन पॉइंट्स, उन सबको ध्यान में रखकर एड्स डिजाइन किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आप B2C को ध्यान में रखकर आपने एक रैंडम एक एड्स बनाए, एक स्टोरी बनाई और वो सबके लिए आपने रन किया। यहाँ पे अगर आपको आर्किटेक्ट को रीच करना है तो आप आर्किटेक्ट के माइंडसेट के अकॉर्डिंग एड्स डिजाइन करोगे। आप स्ट्रक्चर इंजीनियर से आपका प्रोडक्ट अप्रूवल कराना चाहते हो तो आप उसका माइंडसेट रख के आप एड्स रन करोगे। अगर आप लीडर्स, डायरेक्टर, CEO से आपके प्रोडक्ट को उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उनसे रिलेटेड उनके माइंडसेट को रखकर आप एड्स डिजाइन करोगे।
उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं, क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं, क्या वो अचीव करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट उसको अचीव करने में कैसे हेल्प करेगा। तो आपका एड जो होगा पूरी तरीके से पर्सनलाइज्ड होगा एबीएम में। अदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में पर्सनलाइजेशन कहीं ना कहीं लैक करता है, क्योंकि वो एक B2C के लिए बेस्ट है, लेकिन वो B2B पे कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि B2B में आपके एक टीम डिसीजन लेती है, ना कि एक सिंगल पर्सन। तो अगेन ये सब क्या करता है, आपका एक सेल्स साइकिल शॉर्ट कर देता है, क्योंकि आपने राइट टाइम पे उन लोगों को अप्रोच किया। क्योंकि हमारे पास क्या प्रोजेक्ट का डेटा भी है, तो प्रोजेक्ट से हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि आपका प्रोडक्ट कब यूज में आएगा, तो हम उसको प्रायर 3 मंथ 6 मंथ आपका एड दिखाना। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट आपका शुरू भी नहीं हुआ और आपको पहले ही उसको दिखाना। तो इस तरीके से फिर आप उसका रीच कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो एड्स के थ्रू, और अपना ROI जो है कम टाइम में अचीव कर सकते हो। ओके मैम, अमृता मैम, आपने ओवरव्यू दिया और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन आपने अच्छे से किया होगा, उनको समझ में आया होगा। और मैम ने जो डेटा वाली बातें बताई थी, हमने अपने पुराने जो वीडियोस हैं जहाँ पे तेजस्वी सर आए थे, सलोनी मैम आई थी, मितांक्षी मैम आई थी, गर्वित सर आए थे, इन सब ने भी वही चीज़ बताई थी कि हम डेटा पे भी हम वर्क करते हैं, डेटा को कैसे लेके आते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियोस के लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि डेटा कैसे हम रिफाइंड कहाँ से हम लेके आते हैं और उसको कैसे अलाइन करते हैं ICP में, डैशबोर्ड्स बनाते हैं, फिर आगे का ये मार्केटिंग प्रोसेस शुरू होता है। हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, अमृता मैम से हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम आगे अमृता मैम को फिर से इनवाइट करेंगे और आगे जो डिटेल्स हैं इसकी और गहरा करेंगे, लाइक ICP में हम कैसे ICP निकालते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करते हैं, ये सारी चीजें इनसे डिस्कस करेंगे। तो हम इसको सेकंड पार्ट में रखते हैं। अमृता मैम, थैंक यू, आप आए फिर से, और एज ए गेस्ट मैं आपको फिर से बुलाऊंगा और ABM के बारे में और बातचीत करेंगे और डिस्कस करेंगे, इसको गहरा करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। तो अभी के लिए इसको अभी एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।